हेलो दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की क्लास में यदि हम बात करें तो आज क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक शानदार सा लेक्चर। ठीक है, शानदार से टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, जो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर में आपको कई बार ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टॉपिक का नाम है वाष्प दाब। क्या नाम है? वाष्प दाब। ठीक है भाई, वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब की बात हम लोग करने वाले हैं। अब बात ही आती है कि ये वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है, यदि हम लोग बात करें कि ये वाष्प दाब क्या होता है तो उससे पहले मैं कुछ थोड़ी सी कहानी समझाने का प्रयास करता हूं। पहले आप समझो थोड़ा ध्यान से। सबसे पहली चीज आप ये बताओ कि यदि आपके पास एक लिक्विड से भरा हुआ पात्र हो, बर्तन हो, ठीक है, जिसे आप पतीला कहते हो, ठीक है, अपने लैंग्वेज में। ठीक है, अब यदि उस पतीले में लिक्विड भरा हो या जल से भरा हुआ पतीला हो तो उस केस में आप यदि उसे गर्म करते हो तो उस केस में सबसे पहले ये बताओ कि गर्म करने पर उसमें से जो, मान लो ये पतीली है, ठीक है, इस पतीली में पूरा द्रव भरे हुए हैं। ठीक है, ये पूरा द्रव भरा हुआ है। जैसे ही आप इसे नीचे से गर्म करते हो, गर्म करते ही इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो कण हैं, वो ऊपर की ओर गति करते हैं। क्या क्यों करते हैं भाई? तो इसके कई कारण हैं। ठीक है, सामान्य तौर पे जब आप इसे नीचे से एनर्जी देते हो, जब नीचे से इसे ऊर्जा देते हो, तो इस ऊर्जा के कारण ये जो कण हैं, इस कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण जिन कणों के बीच इनका वांडर वाल बल कमजोर होता है। ठीक है, कमजोर होता है, वे सभी कण अपने सतह को छोड़कर निकल जाते हैं, और जब सतह को छोड़कर निकलते हैं तो वह अपनी अवस्था परिवर्तित कर लेते हैं। अवस्था परिवर्तित करने का मतलब क्या है? यदि द्रव अवस्था में है तो वह गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जब वो गैसियस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तो गैसियस अवस्था में परिवर्तन के पश्चात, ठीक है, गैसियस अवस्था में जब परिवर्तित होते हैं तो ये गैसियस अवस्था में यहां जाकर यहां पर उपस्थित हो जाते हैं, इस सतह पर। ठीक है, द्रव के ऊपर उपस्थित हो जाते हैं, और जब द्रव की सतह के ऊपर उपस्थित हो जाते हैं तो द्रव की सतह के ऊपर उपस्थित होकर एक बल लगाते हैं द्रव पर। ठीक है, ये जो बल लगाते हैं इसी को हम कहते हैं वाष्प दाब। क्या कहते हैं? वाष्प दाब, यानी वेपर द्वारा लगाया गया प्रेशर वेपर प्रेशर कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, कह दो हाँ सर, बात तो ठीक है कि ये लिक्विड द्रव के कण थे, द्रव के कण जब गैसियस अवस्था में बने तो गैस अवस्था में बनने के बाद ये गैस के जो कण हैं वो द्रव की सतह पर एक दाब लगा रहे हैं, उसी को वाष्प दाब कह रहे हैं। बात तो ठीक है सर, लेकिन ऐसे कैसे काम चलेगा? एक परिभाषा दोगे ना सर, नहीं दोगे तो हम एग्जाम में लिखेंगे कैसे? अरे अरे रुक जाओ बेटा, ठीक है, पूरा प्रॉपर परिभाषा दिया जाएगा, सुनो ध्यान से। यदि डेफिनेशन की बात की जाए, परिभाषा की बात की जाए, ठीक है, किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प, किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प, प्रॉपर डिफिनेशन है ना किसका? वाष्प दाब का। ठीक है, किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के साथ, वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर
द्रव की सतह पर उत्पन्न दाब ही, द्रव की सतह पर उत्पन्न दाब ही उस द्रव के लिए वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है बेटा, क्या लिखा? किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में, कहते सर ये इसकी क्या आवश्यकता है? ये जो वर्ड लिखा है आपने, साम्य की अवस्था। साम्य की अवस्था का मतलब है, इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब यह है यहां पर कि द्रव के जितने कण वेपर बनाएंगे, ठीक है, द्रव में से जितने भी कण गैसियस अवस्था में कन्वर्ट होंगे, वही गैसियस कण ही उस द्रव पर दाब लगाएंगे, अलग से कोई नहीं आएगा ना। इसीलिए बोला गया साम्य की अवस्था में, यानी जितने कण यहां से निकल के गए हैं उतने ही कण उस पर दाब लगाएंगे, उससे ज्यादा या कम नहीं। आई बात समझ में? इस लाइन का मतलब यह है, में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न दाब ही उस द्रव के लिए वाष्प दाब कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, चलो यदि इतनी बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं थोड़ा ध्यान से। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से कारक हैं जो वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं? वाष्प दाब को प्रभावित करने का मतलब क्या है सर? मतलब यह है कि जैसे एग्जाम्पल समझो, मैं ये कहूं कि मान लो, सपोज करो ना कि तुम्हारे घर पे मामा जी आए हैं, ठीक है, और मामा जी तुमको 100 का नोट देना चाह रहे हैं और तुम्हारी इच्छा भी है कि हम ले लें, ठीक है ना। तुम्हारे मामा जी तुम्हारे घर पे आए हैं और जैसे कि कोई रिश्तेदार आता है और वो जब जाने का प्रयास करता है तो हमें तो एक उम्मीद रहती है ना भाई कि अब तो 100 का नोट मिल ही जाएगा, और 100 का नोट मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उसका कुछ ना कुछ तो मंगाएंगे, ठीक है। अब वैसे ही मामा जी 100 का नोट तो देना चाह रहे हैं, 100 का नोट तुम्हें देना तो चाह रहे हैं, लेकिन मम्मी नुमा एक प्राणी होती है जो कहती है नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, और गंदी बात नहीं लेना चाहिए, ठीक है। यानी कि वह तुम्हारे 100 के नोट को प्रभावित कर रही है ना, ये तुम्हारा 100 का नोट जो मिलने वाला है तुम्हें, उसको प्रभावित कर रही है ना, उनकी वजह से हो सकता ना मिले। आई बात समझ में? यानी कि जो 100 का नोट तुम्हें आसानी से मिलने वाला था, यदि मम्मी ना होती, मम्मी कहीं गई होती, तुम्हें आसानी से 100 का नोट मिल जाता एकदम मस्त, कोई बिना परेशानी के। लेकिन यदि मम्मी है तो 100 का नोट मिलने में दिक्कत हो रही है ना। तो अब इस केस में यानी तुम्हारे 100 के नोट को प्रभावित कौन कर रहा है? मम्मी कर रही है। उसी तरीके से ये जो वाष्प दाब जनरेट हो रहा है, तुमने जो लिक्विड से गैस बनाया है, ठीक है, लिक्विड से गैस बनाया है, उस लिक्विड से गैस को बनने के लिए कोई ऐसा भी होगा जो चाहेगा ज्यादा बन जाए, कोई ऐसा भी होगा जो चाहेगा कि बने ही ना। आई बात समझ में? तो उसे हम कहते हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अब वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं सर? यदि हम लोग बात करें कि कौन कौन से हैं, तो आओ थोड़ा समझते हैं कि कौन कौन से कारक हैं। पहली बात, यदि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाली कारक की बात करें तो पहला नेचर ऑफ लिक्विड, यानी द्रव की प्रकृति। नेचर ऑफ लिक्विड जिस प्रकार का होगा उसके आधार पर यह पता चलेगा कि हमारे पास जो लिक्विड है उस लिक्विड का नेचर कैसा है, तो उसके आधार पे हम कह पाएंगे कि इसका वाष्प दाब पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कहते नहीं सर ऐसे समझ में नहीं आया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे, पूरा डिटेल में बात करेंगे, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर, ठीक है, दूसरा क्या है, ताप। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट है अवाष्पशील विलेय पदार्थ की प्रकृति, ठीक है बेटा। ये 3 कारक है हमारे पास हैं। क्या तो इसके अलावा हो सकते हैं क्या?
हो सकते हैं लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, ठीक है। जनरली क्या है, ये 3 है। नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, अवाष्पशील विलेय पदार्थ की प्रकृति कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है। चलिए अब उस केस में एक को डिस्क्राइब करते हैं, एक को समझने का प्रयास करते हैं। द्रव की प्रकृति, ठीक है, द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है बेटा। अब बात ही आती है द्रव की प्रकृति। यदि नेचर ऑफ लिक्विड की बात करें तो थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करो। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे द्रव के जो कण होते हैं, द्रव के कण, ठीक है, एक दूसरे से बंधे होते हैं। बंधे होते हैं, कह दो हाँ सर बंधे होते हैं। कौन से बंध से बंधे होते हैं? तो उन कणों के मध्य एक बल कार्य करता है, उस बल को कहते हैं वांडर वाल्स बल। वांडर वाल्स बल, ठीक है। अब इस केस में यदि जिस द्रव की बात कर रहे हैं या जिस द्रव पे हम एग्जांपल सेट कर रहे हैं या जिस द्रव को लेकर हम वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस द्रव के कणों के बीच लगने वाला वांडर वाल बल कम होगा, वांडर वाल बल कम होगा, तो उस केस में उसके सभी कण बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएंगे, यानी थोड़ी सी एनर्जी देने पे टूट जाएंगे। और जब थोड़ी सी एनर्जी देने पे टूट जाएंगे, ठीक है, वांडर वाल बल्स कमजोर होगा, तो थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो टूट जाएगा, और थोड़ी सी एनर्जी पे टूट जाएगा तो ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस केस में, उस अवस्था में इस गैस के कणों द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब का मान ज्यादा होगा, ज्यादा होगा या तो फिर अधिक होगा। तो सर एक ही बात तो है, हाँ हाँ एक ही बात है, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। यदि द्रव इस प्रकार का है कि द्रव के कणों के बीच लगने वाला वांडर वाल्स बल का मान कम है, तो उस केस में उसको थोड़ी सी एनर्जी देने पर ही टूट जाएंगे उनके कण। और जब टूट जाएंगे तो टूटने के बाद वह कण गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उस केस में उस गैस के कणों द्वारा द्रव की सतह पर अधिक दाब लगाया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई, ठीक है, क्लियर है। चलो दूसरी चीज, इसी में एक पॉइंट ऐड कर देते हैं। पॉइंट ऐड करने से पहले कुछ चीजें लिख देते हैं ना, लिख दे, नहीं तो फिर आप कहोगे सर नोट्स तो बनवाते नहीं हो, ठीक है। आओ समझते हैं थोड़ा, ये ऐसे ही कोने पे रख लो, ठीक है। सुनो, पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट, द्रव के कणों के बीच, द्रव के कणों के मध्य, 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 मध्य, द्रव के कणों के मध्य वांडर वाल्स बल का मान कम होने पर वाष्प दाब बढ़ जाता है, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वाष्प दाब अधिक होगा कब? जब वांडर वाल्स बल कम होगा, ठीक है। यानी वाष्प दाब का मान अधिक होगा कब? जब वांडर वाल्स बल का मान कम होगा। क्लियर है। उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, जाहिर सी बात है, एक बात होती है तो उसका अपोजिट भी हो सकता है कि वाष्प दाब कम होगा जब वांडर वाल्स बल ज्यादा होगा। क्लियर है भाई,
बात समझ में आ गई? चलो, यदि ये बात समझ में आ गई तो यहीं पर नोट पॉइंट है ये स्पेशल, ठीक है, नोट पॉइंट है, इसलिए मैं येलो कलर से लिख रहा हूं, ठीक है। इसी में याद रखिएगा, यदि यदि द्रव के कणों के मध्य, ऐसे लिख लो, पूरा ही लिख लेते हैं, ठीक है। यदि यदि द्रव के कणों के मध्य, द्रव के कणों के मध्य, द्रव के कणों के मध्य मध्य आकर्षण बल, आकर्षण बल अधिक होगा, आकर्षण बल अधिक होगा, तो द्रव का क्वथनांक, आकर्षण बल अधिक होगा तो द्रव का क्वथनांक अधिक होगा, अधिक होगा। यदि द्रव का क्वथनांक अधिक होगा तो द्रव का क्वथनांक अधिक होगा तो वाष्प दाब कम होगा, ठीक है बेटा। कहते सर ये जो सेकंड वाली लाइन लिखी ना आपने, ठीक है, ये जो दूसरी वाली लाइन लिखी आपने, इस लाइन को समझा दीजिए, ये लाइन समझ में नहीं आई अपने को, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी समझाने का प्रयास करते हैं, पर ध्यान से समझो। लिखा क्या है, यदि द्रव के कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होगा, ठीक है, तो द्रव का क्वथनांक अधिक होगा, यदि द्रव का क्वथनांक अधिक होगा तो वाष्प दाब कम होगा, ठीक है। तो उससे पहले एक बात समझने का प्रयास करते हैं कि क्वथनांक क्या होता है, ठीक है, क्वथनांक क्या होता है, ठीक है बेटा, ये बात याद रखना, अभी आगे भी काम करेगा ना ये। किसी भी द्रव के लिए वह ताप, किसी भी द्रव के लिए किसी भी द्रव के लिए वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगे द्रव का क्वथनांक कहलाता है, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। यानी किसी भी द्रव के लिए वह ताप जिस ताप पर वह द्रव उबलने लगे उसका क्वथनांक कहलाता है। जैसे यदि हम वाटर ले लें, यानी H2O ले लें, तो H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगेगा, ठीक है, बॉयल करने लगेगा, ठीक है। 100 डिग्री से अधिक टेम्परेचर दोगे तो वो बॉयल होगा, लेकिन उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, बल्कि वो कन्वर्ट होने लगेगा, किसमें, लिक्विड से गैस में। लिक्विड में तो है ही, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर और बढ़ाने लगोगे फिर वो लिक्विड से किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, गैस में। आई बात समझ में, क्लियर है। अब यदि ये बात समझ में आ रही है तब थोड़ा ध्यान, ठीक है, अब थोड़ा ध्यान, तब आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझो। जो लाइन हम लोगों ने लिखी है, क्या लिखी है, किसी द्रव के कणों के मध्य आकर्षण बल, द्रव के कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होगा तो द्रव का क्वथनांक अधिक होगा, ठीक है। मतलब क्या है, यदि मान लो ये पूरे के पूरे पार्टिकल्स ये रखे हुए हैं ना, ऐसे 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 रखे हुए, ऐसे रखे हैं, तो ये एक दूसरे पे बल लगा रहे होंगे ना भाई, जिसे हम वांडर वाल्स बल कहते हैं, उसी बल द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसे, क्लियर है। यदि हम इसको एनर्जी दें, लेकिन इनका वांडर वाल्स बल यानी एक दूसरे को पकड़ के रखने वाला बल ज्यादा हुआ, तो उस केस में इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें।
और जब ज्यादा एनर्जी हम देंगे इसको तोड़ने के लिए, ठीक है, तो यानी इनके बीच आकर्षण बल ज्यादा हुआ, यानी हम इनको ऊर्जा दे रहे हैं और ऊर्जा का मान ज्यादा है, तो इनके बीच आकर्षण बल का मान भी ज्यादा है, आकर्षण बल का मान भी ज्यादा है। ठीक है, यदि आकर्षण बल का मान ज्यादा है तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। जब इसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तो इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखो, आकर्षण अधिक होगा तो द्रव का क्वथनांक भी अधिक होगा। कह दो द्रव का क्वथनांक क्यों अधिक होगा? क्योंकि क्वथनांक इसलिए अधिक होगा क्योंकि तोड़ने में जब ज्यादा ऊर्जा लगेगा तो द्रव से गैस में बनने में भी तो ज्यादा ऊर्जा लगेगा। जब आकर्षण बल ज्यादा है तो तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, और जब तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा दोगे तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए भी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। बोलो भाई, तो क्वथनांक ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? यदि इसका क्वथनांक ज्यादा हुआ, ठीक है, तो क्या लिखा गया यहां पर? ठीक है, वाष्प दाब कम होगा। यदि इसका क्वथनांक ज्यादा हुआ, थोड़ा ध्यान समझिए, क्वथनांक ज्यादा हुआ तो इस केस में ये लिक्विड जो वेपर बन रहा था वह अधिक तापमान लेगा ना लिक्विड को गैस में बनाने के लिए। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा ऊर्जा लेगा, और जब ज्यादा ऊर्जा लेगा तो उस केस में जब क्वथनांक का मान ज्यादा है, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तो टाइम लगेगा ना, और टाइम लगेगा तो जितना वेपर बनना चाहिए था उससे कम बनेगा, और जब वेपर कम बनेगा तो उसके द्वारा लगाया गया दाब भी क्या होगा? यानी वाष्प दाब भी क्या होगा? कम होगा। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यानी ऊर्जा ज्यादा तो आकर्षण बल का मान ज्यादा, आकर्षण बल का मान ज्यादा तो क्वथनांक भी ज्यादा, लेकिन क्वथनांक ज्यादा लेकिन वाष्प दाब कम। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? अब बात ये आती कि सर एक काम करते हैं, कोई एक एग्जाम्पल दे दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज समझो, पेट्रोल और डीजल, ठीक है, पेट्रोल और डीजल, इन दोनों की बात करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि पेट्रोल ऑटोमेटिक वेपर बन जाता है, यानी आप इसे नॉर्मली छोड़ दो, खुला छोड़ दो तो ये वेपर बन जाएगा। कारण क्या है? कारण यह है कि पेट्रोल की सतह पर, मतलब पेट्रोल के कणों के बीच आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है, और बहुत कम होने के कारण, आकर्षण बल का मान कम होने के कारण इसका क्वथनांक भी डाउन होता है, यानी कम होता है, और क्वथनांक कम होता है तो तुरंत ही क्या बना लेता है? वेपर बना लेता है, यानी वाष्प दाब अधिक होगा। यानी इसके पेट्रोल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होने के कारण इनका वाष्प दाब अधिक होगा, वाष्प दाब अधिक होगा। लेकिन डीजल के कणों के बीच पेट्रोल की तुलना में इसका आकर्षण बल अधिक होता है, और जब इसका आकर्षण बल अधिक होगा तो उस केस में इसका वाष्प दाब पेट्रोल की तुलना में कम होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? ठीक है, यदि इतनी बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? टेम्परेचर। क्या है? ताप। ठीक है, यदि हम लोग ताप की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहली चीज, किसी भी द्रव का वाष्प दाब ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी द्रव का वाष्प दाब ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ठीक है भाई, ताप पर निर्भर करता है। यदि ताप निश्चित है, ताप कांस्टेंट है या निश्चित है? यदि ताप निश्चित है तो उस केस में वाष्प दाब भी निश्चित होगा, वाष्प दाब भी निश्चित होगा। ठीक है, यदि ताप निश्चित है तो वाष्प दाब भी निश्चित होगा। ठीक है, लेकिन यदि कोई कहे कि ताप को बढ़ा दिया जाए तो वाष्प दाब कितना बढ़ जाएगा, यदि यह कहा जाए कि वाष्प दाब बढ़ा दिया जाए तो ताप कितना बढ़ जाएगा, या ताप को बढ़ा दिया जाए तो वाष्प दाब कितना बढ़ जाएगा, तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला है जिसे कहते हैं क्लेप्रोन फार्मूला।
क्लेप्रोन सूत्र, ये सूत्र आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन बस याद रखिएगा कि क्लेप्रोन सूत्र द्वारा आप किसी भी द्रव के ताप के बढ़ने पर ताप कितना बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, इस बात को निकालने के लिए इस फार्मूले को यूज करते हैं। अब रही बात की सर फार्मूला क्या है, तो फार्मूले की बात करें तो 2.303 लॉग, ठीक है, 2.303 लॉग बेस 10 P2 अपान P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू डेल्टा H अपान R T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2। ये फार्मूला यूज होता है किसके लिए, यदि किसी भी लिक्विड का प्रेशर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, यदि किसी भी द्रव का वाष्प दाब बढ़ा दिया जाए तो ताप में क्या परिवर्तन आएगा, या ताप बढ़ा दिया जाए तो वाष्प दाब में क्या परिवर्तन आएगा, इस फार्मूले द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात ही आती है कि सर इसमें P1 P2 क्या है, तो भाई सिंपल सी बात है, P1 और P2 क्या है, प्रेशर है, ठीक है। अब डेल्टा H क्या है, ठीक है, यदि डेल्टा H की बात करें तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, क्लियर है, ये डेल्टा H का मान है। अब T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2, तो T क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है, तो इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एक लाइन यहां याद रखना, ठीक है, जनरल वे में है कि किसी भी द्रव का ताप बढ़ने पर उसका वाष्प दाब बढ़ता है, ठीक है, किसी भी द्रव का ताप बढ़ने पर उसका वाष्प दाब बढ़ता है, और किसी भी द्रव का ताप घटने पर उसका वाष्प दाब घटता है। क्लियर है भाई, बात समझ में आ रही है, यहां तक में कोई परेशानी है तो बता दीजिए जल्दी से, यदि नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम लोग बात करें तो अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति में वाष्प दाब में अवनमन, अवाष्पशील विलेय की स्थिति में वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन का मतलब क्या है यहां पर, ठीक है बेटा, अवनमन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसमें कमी, ठीक है, अवनमन का मतलब है कि कमी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कमी। जैसे मान लो कि मेरे पास 5 रुपया था, ठीक है, कितना था, 5 रुपया ना, 5 रुपया था तुम्हारे पास, तुमने 5 रुपए में से 2 रुपए का टॉफी खा लिया, ठीक है, टॉफी खा लिया, तो तुम्हारे पैसे में क्या हो गई, कमी हो गई ना, तो यानी इसी को कहेंगे तुम्हारे पैसे में अवनमन हो गया, क्या हो गया, अवनमन हो गया, यानी कमी हो गई। क्लियर है, इस बात को हम लोग यहां पर कर रहे हैं। अब क्या किसके कारण अवनमन हो रहा है और किस में हो रहा है, तो अवनमन तो वाष्प दाब में हो रहा है, किस में हो रहा है भाई, वाष्प दाब में, लेकिन किसके कारण हो रहा है, तो किसी अवाष्पशील विलेय को, यदि आपके पास विलायक है, आप उस विलायक में एक विलेय मिला दीजिए, ठीक है, उस विलायक में एक विलेय मिला दीजिए, और विलेय के मिलने पर यदि उसके वाष्प दाब में कमी आ जाए तो हम उसे कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। लेकिन विलेय कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील का, तो ये अवाष्पशील क्या होता है भाई,
नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होता है? जो डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है, जो डिजॉल्व नहीं होता है, जो घुलता नहीं है। कह दो एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल है यूरिया। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? यूरिया। आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि यूरिया का अणु सूत्र क्या होता है। ठीक है, अणु सूत्र क्या होता है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है? चलो, यूरिया का अणु सूत्र क्या होता है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसका अणु भार 60 होता है, ये बात याद रखिएगा, काम आएगा। ठीक है, फिलहाल इतनी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत है भाई? चलो, नई दिक्कत है तो अब इस बात को सीधा सीधा समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है भाई? सीधा 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 यह है कि यदि किसी विलायक में आप कोई अवाष्पशील विलेय घोलते हैं तो उस केस में उसके वाष्पदाब में होने वाली कमी को ही वाष्पदाब अवनमन कहते हैं। कहते नहीं सर, ऐसे कैसे काम चलेगा, एग्जाम में ऐसे तो लिख के आएंगे नहीं। एग्जाम में लिखने के लिए तो प्रॉपर वर्ड चाहिए ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉपर वर्ड चाहिए, तो प्रॉपर वर्ड समझिए। वाष्पदाब में वाष्पदाब में वाष्पदाब में वाष्पदाब में विलेय के घोलने के कारण 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 उत्पन्न कमी यानी P नॉट माइनस P, उत्पन्न कमी P नॉट माइनस P, उत्पन्न कमी वाष्पदाब का अवनमन कहलाता है। अवनमन कहलाता है। ठीक है, वाष्पदाब का अवनमन कहलाता है। अब ये वाष्पदाब का अवनमन कहलाता है, ठीक है, लेकिन इस व्यंजक का मान, ये जो व्यंजक हमें मिल रहा है, यदि हम इसे P नॉट माइनस P अपन P लिख दें तो का मान वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन को प्रदर्शित करता है। अवनमन को प्रदर्शित करता है। क्लियर है भाई? यानी आप किसी विलायक में कोई विलेय डिजॉल्व करते हैं तो विलेय के डिजॉल्व होने के कारण उसके वाष्पदाब में होने वाली कमी को ही क्या कहते हैं? वाष्पदाब का अवनमन। क्या कहते हैं? वाष्पदाब का अवनमन। और उस केस में P नॉट माइनस P, ये जो वाष्पदाब में कमी है उसमें यदि P का डिवाइड कर दिया जाए तो इसे हम कहते हैं आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, क्या कहते हैं? आपेक्षिक अवनमन। क्लियर है भाई? इतनी बातें बोलो। ठीक है, यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और अगला टॉपिक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर होने वाला है, जिसका नाम है राउल्ट का नियम। ठीक है, क्या नाम है? राउल्ट का नियम। ठीक है, चलो वेरी गुड। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा ध्यान से समझिए राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का नियम, ये टॉपिक है हमारा, राउल्ट का नियम। ठीक है भाई, राउल्ट का नियम ये टॉपिक हमारे पास। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। राउल्ट का ये जो नियम है, पहले तो स्टेटमेंट समझते हैं इसको। स्टेटमेंट लिखते हैं, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक द्रवों से मिलकर बने
द्रवों से मिलकर बने दो या दो से अधिक द्रवों से मिलकर बने किसी मिश्रण का निश्चित ताप पर मिश्रण का निश्चित ताप पर वाष्प दाब उस मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाबों का योग होता है ठीक है भाई। ये स्टेटमेंट आधा हुआ, आधा और पूरा पहले कर लीजिए। किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा उस अवयव के विलयन में मोल प्रभाज का गुणक होता है। पहले ध्यान समझो बेटा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। पहले समझिए, दो या दो से अधिक द्रवों से मिलकर बने किसी मिश्रण का निश्चित ताप पर वाष्प दाब उस मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाबों का योग होता है। पहली लाइन। अब इस लाइन को समझाते हैं, पहले लाइन समझाते हैं, पहले समझो। किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा उस अवयव के विलयन में मूल प्रभाज का गुणक होता है। मतलब क्या है इसका? यदि मतलब की बात करें तो पहले ध्यान से समझो, ठीक है। एक चीज समझो, पहले तो सबसे पहली चीज कि मान लो कि हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन बना हुआ है, ठीक है, वह कई पदार्थों का मिलकर बना हुआ है, कई पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इस पहली लाइन को पहले सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। माना एक काम करते हैं, पहले इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ठीक, अब थोड़ा समझो। माना बिलियन ए बी सी डॉट डॉट प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है।
पदार्थों से मिलकर बना है। ठीक है बेटा, मिलकर बना है। तो पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि दो या दो से अधिक द्रवों से मिलकर बने किसी मिश्रण का निश्चित ताप पर वाष्प दाब उस मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव के वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा। मान लेते हैं, ऐसा मानो कि जो विलयन ए है, ए बी सी ऐसे कई प्रकार के विलयन मिलकर बने हैं पूरा टोटल। तो यानी जो पदार्थ ए है, ए का वाष्प दाब पी डैश ए है। ठीक है, और जो विलयन बी है उसका वाष्प दाब पी डैश बी है, और जो विलयन सी है उसका वाष्प दाब पी डैश सी है। इसी प्रकार से सारे होंगे। यदि ऐसा है तो उस केस में जो टोटल पी होगा, पी ऑफ मिक्सचर, यानी उस विलयन का टोटल जो मिश्रण हमें मिला है उस मिश्रण का टोटल वाष्प दाब कितने के बराबर होगा? प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा। बोलो भाई, होगा या नहीं होगा? पहली स्टेटमेंट तो यही कह रहा ना, पहला स्टेटमेंट तो हमसे यही कह रहा है कि दो या दो से अधिक द्रवों से मिलकर बने किसी मिश्रण का निश्चित ताप पर वाष्प दाब उस मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा। मान लिया कि मिश्रण जो है वो ए बी सी डॉट डॉट इतने प्रकार के विलयनों से मिलकर बना हुआ है। तो ए नाम का जो विलयन है उसका जो वाष्प दाब है पी डैश ए है, जो उसका आंशिक वाष्प दाब है वो पी डैश ए है, बी का पी डैश बी है और सी का पी डैश सी है। तो पी टोटल, उस टोटल विलयन का प्रेशर जो होगा वह उनके आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होना चाहिए। ये स्टेटमेंट पहला दे रहा है, हमने लिख दिया। बोलो भाई, क्लियर है यहां तक में कोई दिक्कत? उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है किसी अवयव का वाष्प दाब, यानी मान लो हम ए के लिए बात करें तो पी डैश ए जो होगा वो बराबर होगा किसके? उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब को पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू उस अवयव के विलयन में मूल प्रभाज का गुणक होता है। तो मूल प्रभाज का गुणक यानी काई ऑफ ए की बात कर ले। यदि हम पी डैश बी की बात करें तो पी डैश बी बराबर होगा, आप पी नॉट ए लिख दीजिए, इसको पी नॉट बी लिख देते हैं, इनटू काई ऑफ बी होगा ना। यदि इसी प्रकार से पी डैश सी की बात करें हम तो पी डैश सी बराबर होगा पी नॉट सी इंटू काई ऑफ सी, ऐसे ही डॉट 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 आएंगे पूरा। बोलो बेटा, क्लियर हो रहा है? अब उस केस में हम यदि लिखना चाहें तो पी एम इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई ऑफ बी प्लस पी नॉट सी इंटू काई ऑफ सी प्लस डॉट 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 डॉट। बोलो भाई, यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? यहां तक क्लियर हो रहा है क्या? यदि यहां तक क्लियर हो रहा है तो थोड़ा सा और आगे बढ़िए। तो आपको मिला क्या अभी तक कि पी एम इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ऑफ ए प्लस पी नॉट बी काई ऑफ बी प्लस पी नॉट सी इंटू काई ऑफ सी प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यदि हम काई ऑफ ए की बात करें तो काई ऑफ ए बराबर होगा विलेन ए के मोलों की संख्या, मतलब विले ए के मोलों की संख्या, तो एन ऑफ ए लिखें हम इसको, एन ऑफ ए, तो एन ऑफ ए अपान एन ए एन बी एन सी प्लस डॉट डॉट होगा। यदि काई ऑफ बी की बात करें तो काई ऑफ बी बराबर होगा एन ऑफ बी अपान एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी प्लस डॉट डॉट डॉट। आएगा क्या बेटा? बोलो। काई ऑफ सी की बात करें तो एन ऑफ सी अपान एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी प्लस डॉट डॉट डॉट। बोलो, आएगा कि नहीं? यदि ये वैल्यू पुटअप कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? तो पी एम इज इक्वल टू
पी नॉट ए इंटू एन ए अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस डॉट डॉट प्लस पी नॉट बी इंटू एन ऑफ बी अपान एन ए एन बी एन सी प्लस डॉट 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 प्लस पी नॉट सी तो एन सी अपान एन ए एन बी प्लस एन सी प्लस डॉट डॉट डॉट। सबके बटे में ये है, कॉमन ले लेते हैं, क्या मिल जाएगा? पी नॉट ए प्लस एन, सॉरी पी नॉट ए, यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लीजिए, पी नॉट ए एन ए प्लस पी नॉट बी एन बी प्लस पी नॉट सी एन सी अपान, सब में एलसीएम हो जाएगा क्या? ये बिल्कुल हो जाएगा, एन ए एन बी एन सी प्लस डॉट 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 पी एम बराबर हो गया। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये फार्मूला तुम्हें फाइंड आउट हो गया। कह तो नहीं सर कुछ और भी लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। किस फॉर्मेट में लिखोगे तब? बस आपको पता है कि n बराबर क्या होता है? n विलेय मूलों की संख्या है, तो n बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार होता है ना। भार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। अणुभार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? M से। तो आप n की जगह W/m भी लिख सकते हो। क्लियर है? इतनी बातें बोलो। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? अब यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा एक बात समझते हैं कि यदि मान लिया जाए कि हमारे पास जो विलयन है वह ठोस द्रव विलयन है। कैसा है? ठोस द्रव विलयन है। ठीक है, यदि ठोस द्रव विलयन है तो उस केस में क्या कंडीशन मिलेगी? तो आपने अभी अभी जो बनाया है Pm इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए की जगह पी नॉट ए इंटू काई ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलो भाई, इसके जगह हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? पी नॉट ए इंटू काई ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई ऑफ बी लिखा जा सकता है। यदि कहो तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या कि ये जो P है वो पूरे सोल्यूशन का प्रेशर है ना, पूरे विलयन का प्रेशर है। अब इस केस में हम अगली लाइन लिखना चाहें तो क्या मैं इसे ये कह दूं का कि P नॉट ए इज इक्वल टू, P नॉट ए लिखने से पहले एक बात समझ, ठीक है? मान लेते हैं, माना ए अवाष्पशील ठोस है, वाष्पशील ठोस है। जैसे ही अवाष्पशील ठोस हुआ यानी ये डिजॉल्व ही नहीं होगा। जब डिजॉल्व ही नहीं होगा तो ये लिक्विड नहीं बनेगा। जब लिक्विड नहीं बनेगा तो इसका गैसेस फॉर्म नहीं बनेगा। जब गैसेस फॉर्म नहीं बनेगा तो इसका प्रेशर भी जनरेट नहीं होगा, यानी क्या आएगा? जीरो। तो उस केस में हम लिख सकते हैं P नॉट ए इज इक्वल टू जीरो। P नॉट ए इक्वल टू क्या आएगा? जीरो। तो हम क्या लिखेंगे? P नॉट ए इक्वल टू जीरो। तो PS इज इक्वल टू P नॉट बी इंटू काई ऑफ बी लिख सकते हैं। चूंकि काई ऑफ ए प्लस काई ऑफ बी इक्वल टू 1 होता है तो काई ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ऑफ ए लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, रिप्लेस कर दीजिए। PS इज इक्वल टू पी नॉट बी ब्रैकेट में 1 माइनस काई ऑफ ए। बोलो भाई, PS इज इक्वल टू, ये लिखा जा सकता है क्या? लिखा जा सकता है। ठीक है, यदि लिखा जा सकता है तो इसको आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए PS इज इक्वल टू पी नॉट बी 1 माइनस काई ऑफ ए यदि आप लिख सकते हो तो उस केस में PS इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू काई ऑफ ए, ये भी लिख सकते हो। यदि ये लिख सकते हो तो अगली लाइन में
पी एस माइनस पी नॉट बी इज इक्वल टू माइनस पी नॉट बी इंटू काई ऑफ ए। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं तो एक काम कर लेते हैं कि पी नॉट बी माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई ऑफ ए। क्यों किया सर? यहां का माइनस इधर भेज दिया तो ये माइनस और प्लस हो गया, ठीक है। तो यहां से काई ऑफ ए निकालें तो क्या मिलेगा? पी नॉट बी माइनस पी एस अपान पी नॉट बी आएगा। एक्स क्या? एक्स मतलब काई ऑफ ए क्या है? मूलों की संख्या। तो आप क्या लिख सकते हो? स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी एस अपान पी नॉट बी। क्लियर है? ये फार्मूला मिलके आता है यहां से एन अपान एन प्लस एन इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी एस अपान पी नॉट बी। यहां तक में कोई परेशानी है तो जल्दी बता दीजिए। बोलो भाई, बोलो बेटा। बहुत गर्मी है और इस गर्मी में आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो अभी तक यदि आप देख रहे हो तो कम से कम लाइक तो कर ही दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, क्लियर है बेटा? बोलो, यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक यदि बात समझ में आ गई तो जल्दी से बता दीजिए, और यदि नहीं समझ में आई तो भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। यदि यहां तक समझ में आ गया तो अगली टॉपिक हम लोग बात करेंगे राउल्ट के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ, ठीक है। राउल्ट का नियम पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? राउल्ट के नियम की सीमाएं, ठीक है। राउल्ट के नियम की सीमाएं। क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो, इतनी बातों के साथ साथ एक बात और जान लो कि आप लोगों ने अभी अभी एक फार्मूला प्रूव किया, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला शुद्ध परिमाण नहीं देता है, यानी इसके द्वारा शुद्ध परिणाम नहीं निकल के आते हैं। तो आप इसके जगह हमेशा फार्मूला यूज करोगे पी एस माइनस पी नॉट, सॉरी पी एस अपान पी नॉट माइनस पी नॉट, ठीक है। ये फार्मूला आप यूज करोगे पी एस माइनस पी नॉट अपान, सॉरी बाय मिस्टेक उल्टा हो गया, इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। इसके जगह यूज करेंगे हमेशा कौन सा? पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस, ठीक है। ये फार्मूला आप यूज करेंगे इक्वल टू स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। तनु विलयन की बात होगी तो तनु विलयन के केस में एन प्लस कैपिटल एन इक्वल टू कैपिटल एन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है भाई। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक यदि हम बात कर लें राउल्ट के नियम की सीमाएं, नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ, ठीक है बेटा। लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ की बात करें तो पॉइंट वाइज बात करेंगे, ठीक है। लिमिटेशंस मतलब सीधे सीधे बात करें तो कमियों की बात कर रहे हैं ना, कि क्या कमी है राउल्ट के नियम पर, ठीक है। तो पहली कंडीशन, राउल्ट का नियम केवल आदर्श विलयन पर लागू होता है, ठीक है। यानी राउल्ट का नियम केवल आदर्श विलयन पर लागू होता है, पहली कंडीशन। अब कुछ लोग सोचते हैं कि सर आदर्श विलयन किसे कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? बस अभी के लिए फिलहाल इतना समझ लो कि वे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहते हैं। ऐसे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहा जाता है, ठीक है। बाकी और भी चीजें हैं, वो जब हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में आदर्श और आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दूसरी बिंदु की बात कर लें, राउल्ट का नियम केवल और केवल आदर्श विलयन पे लागू होता है, ठीक है, ठीक है। राउल्ट का नियम
राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम उन विलयनों पर, उन विलयनों पर लागू नहीं होता है, उन विलयनों पर लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है जो या जिसमें, जिसमें विलायक, जिसमें विलायक या विलेय विलायक के कण आपस में अभिकृत हो जाते हैं, अभिकृत होते हैं। अभिकृत होने का मतलब अभिक्रिया करते हैं, अभिकृत होते हैं। यानी राउल्ट का नियम उन विलयनों पर लागू नहीं होता है जिनमें विलायक के कण या विलेय के कण आपस में अभिक्रिया करते हैं। तीसरी बिंदु, राउल्ट का नियम उन विलयनों पर लागू नहीं होता है, उन विलयनों पर लागू नहीं होता है जिनमें संगुणन या विघटन का गुण पाया जाता है, का गुण पाया जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है। राउल्ट का नियम उन विलयनों पर लागू नहीं होता है जिनमें संगुणन या विघटन का गुण पाया जाता है। संगुणन या विघटन का मतलब क्या है यहाँ पर? यदि संगुणन की बात की जाए तो संगुणन का मतलब होता है जुड़ जाना, यानी विलायक के कण या विलेय के कण या विलायक के कण आपस में जुड़ जाए, आपस में जुड़ जाए, तो जिनके अंदर ये गुण पाया जाता है उस पर राउल्ट का नियम लागू। विघटन का मतलब होता है टूट जाना, टूटना। ठीक है, तो यदि विलायक के कण आपस में टूटने के गुण भी रखते हैं तो उन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। क्लियर है? एक बात याद रखिएगा कि राउल्ट के नियमानुसार यदि आप किसी न्यूमेरिकल को लगाना चाह रहे हैं तो राउल्ट के नियमानुसार जो फार्मूला यूज करेंगे वो P0 माइनस PS अपान P0 PS यूज करेंगे, स्मॉल n अपान कैपिटल N। ये फार्मूला यूज करिएगा, इस फार्मूले पे राउल्ट के नियमानुसार क्वेश्चन लगेंगे। यदि न्यूमेरिकल आया है तो इसी फार्मूले पे लगेगा। यदि, हालांकि आपको बता दिया जाए कि ये जो कंडीशन है ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यही तरीका यूज किया जाता है। क्लियर है? चलिए, यदि इतनी बातें आपको समझ में आ गई हूं, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई हो तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं रखेंगे और कल मिलेंगे राउल्ट्स के नियम के अनुपयोग लेकर या उपयोग लेकर। ठीक है, राउल्ट्स के नियम के उपयोग की बात करेंगे और उसके बाद राउल्ट्स के नियम के उपयोग को जानते हुए आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन और आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन उनकी बात भी करेंगे। और इसके साथ साथ हिमांक अवनमन, क्वथनांक अवनमन, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, वान हाफ गुणांक, इन सब की बात करेंगे और चैप्टर को एंड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।